हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आज की क्लास बच्चों हमारे इस चैप्टर की आखिरी क्लास है, ठीक है। और ये हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए बड़े ही शिद्दत से और बड़े ही प्यार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रमेश प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमें वही तीनों चीज़ें बनानी है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ये आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट्स क्या क्या दिए हैं भाई, चलो देखते चलते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 37,000, हाउएवर इट्स मार्केट वैल्यू वॉज 35,000। तो हम देखते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो क्या लोअर है भाई? 35,000, ठीक है। तो हम कॉस्ट को 37,000 को इग्नोर कर देंगे और हम क्लोजिंग स्टॉक को 35,000 पे ही रिकॉर्ड करेंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 6,000, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 5,000 है 31 मार्च 2020 को। डेप्रिसिएशन रेट दे दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग 2.5% है बेसिकली। प्लांट एंड मशीनरी 10% है एंड फर्नीचर 15% है, ठीक है। परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। क्या ब्लंडर हुआ है कि जो हमारे परचेजेस हैं, हमने जो परचेज ऑफ मशीन करी है तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हमने मशीन अकाउंट में डालने की बजाय परचेजेस में उस चीज़ को ऐड कर दिया है। तो अब सबसे पहले 10,000 को हम परचेजेस में से माइनस करेंगे, उसके बाद फिर हम मशीन में ऐड करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त भी हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये मशीन हम 1 अक्टूबर से इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। चलिए, डेटर्स इंक्लूड बैड डेट्स ऑफ 2,000, ठीक है। तो ये हमें दे दिया गया है, क्या ये हमारी न्यू बैड डेट्स बोल दी हैं। मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन डेटर्स। तो हमें 10% ऑन डेटर्स क्लोजिंग प्रोविजन मेंटेन करके रखना है, वो उन्होंने बता दिया है, ठीक है भाई। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मतलब नॉर्मली बस जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर सीधे 10% लगा देना है और आपका मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा, ठीक है। इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला है। क्लियर है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलते हैं तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 हम करते। चलिए, तो ये आपने सारे एडजस्टमेंट्स देख लिए। अब हम चालू कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके बाद हम बना लेंगे क्या? बैलेंस शीट। ये हो जाएगा लाइबिलिटीज, रुपीज, ठीक है। तो ये हमने पूरे फॉर्मेट बच्चों रेडी कर लिए। सबसे पहले अब स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। तो चलो ओपनिंग स्टॉक ढूंढ लो, ये रहा। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 70,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक 70,000। अब परचेजेस ले लेते हैं बच्चों। परचेजेस देखो कहाँ दिया हुआ है, ये रहा 2,60,000। तो 2,60,000 का परचेजेस है
और परचेज रिटर्न भी दिया है, बिल्कुल दिया है। रिटर्न आउटवर्ड 7,000, ठीक है, तो ये हम परचेजेस में से माइनस करेंगे। टू परचेजेस 2,60,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड कितना 7,000, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ तुरंत याद आनी चाहिए, क्या कि हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि 10,000 रुपये की मशीनरी जो है उसको भी हमने कहाँ पे ले लिया है, 10,000 रुपये की मशीन को हमने परचेजेस में ले लिया है, तो इसको भी माइनस करेंगे। तो माइनस कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूडेड कितना 10,000। चलिए, तो अब आपके परचेजेस देखो कितने आ जाएंगे, 2,60,000 माइनस 10,000 2,50,000 हो गए, माइनस 7,000 कर लो, कितना हो गया 2,43,000। चलिए, परचेजेस भी हो गया। अब और देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, देखो कुछ दिख रहा है क्या, वेजेस, तो वेजेस 50,000 और वेजेस का एडजस्टमेंट भी था, यहाँ पर आपको दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, ठीक है, तो इनका हम दोनों का इफेक्ट ले लेते हैं। टू वेजेस 50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, तो टोटल आपकी वेजेस कितनी हो गई 56,000 की। तो ये एक इफेक्ट हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस का। दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं वेजेस कितना 6,000, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कोई चीज़ आपको दिख रही है जो आनी चाहिए, कैरेज। तो कैरेज कुछ लिखा नहीं है आगे, आउटवर्ड्स वगैरह, तो हम उसको इनवर्ड ही मान के चलते हैं, तो 5,000 को हम लिख लेंगे टू कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं और कुछ बच रहा है क्या, नहीं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल्स, तो सेल्स है हमारा कितना 4 लाख, और हमें सेल्स रिटर्न भी दिया है, दैट इज रिटर्न इनवर्ड भी दिया है, कितना 8,000। तो 4 लाख माइनस 8,000 करके दिखा देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3,92,000। इसके बाद आई थिंक हम ट्रायल बैलेंस से जितनी भी ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें हैं वो सारी ले चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। यस, तो अब सीधे हम लोग ले लेते हैं एडजस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने सिलेक्ट कर लिए, क्या कि हम 35,000 पर रिकॉर्ड करेंगे और इसके दोनों इफेक्ट दे देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000, और क्लोजिंग स्टॉक दूसरी जगह कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में। चलिए, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट को बच्चों कंक्लूड कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए, कितना हो रहा है 3,92,000 प्लस 35,000, ये हो गया आपका 4,27,000। 4,27,000 में से माइनस करो 70,000 माइनस 2,43,000 माइनस 56,000 माइनस 5,000, तो आपका कितना आ गया 53,000 आ गया।
तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्लियर हो गया इतना? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर पीएनएल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर सही हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलिए, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को लेके चलेंगे अब हम कहाँ, पीएनएल में। यहाँ पे लिखेंगे 53,000 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलिए खर्चे देखो। अब खर्चों में आपको क्या क्या दिख रहा है जो हमें पीएनएल में लेना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड दिख रहा है, ठीक है 7,000, और डिस्काउंट रिसीव्ड भी दिख रहा है 6,000। तो चलो दोनों ही ले लेते हैं। 7,000 और 6,000 हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमारी इनकम है तो यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, और यहाँ पे लिख दोगे आप टू डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद आपका देखो क्या है, कमीशन 15,000, ठीक है, तो 15,000 ले लेते हैं। टू कमीशन। चलिए उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12,000, तो हमने 12,000 का बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब यहाँ पे एक बार देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 1,50,000, और 1,50,000 का लोन लिया है, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, और हमने ये लोन 1 अप्रैल 2019 को लिया है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 1,50,000 पे 10% लगाओ, कितना हो गया 15,000। तो पूरे साल का इंटरेस्ट हमारा 31 मार्च को कितना ड्यू हो चुका है, 15,000 ड्यू हो चुका है। ध्यान से, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है बच्चों, हिडन एडजस्टमेंट है। लेकिन आपने कितना पे किया है, 12,000, तो जितना ड्यू हुआ है वो पूरा का पूरा पीएनएल में आना चाहिए। तो आप किस तरह से दिखाओगे, देखो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना, 12,000, ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 15,000 ड्यू हो चुका है, उसमें से 12,000 पे कर चुके हो, तो 3,000 का अभी ड्यू है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। तो टोटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस में पीएनएल के डेबिट साइड में 15,000 ही आना चाहिए, क्योंकि उतना इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। और ये जो 3,000 की एंट्री है ये हमारी कहाँ आ जाएगी, लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे हम। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 10% बैंक लोन कितना, 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट ड्यू, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आप लिख सकते हो, कितना 3,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1,53,000। आया समझ में? ये तुरंत बच्चों आपको पढ़ के क्लिक होना चाहिए, तभी आप तभी हम समझेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, तो 1,50,000 का लोन का भी हमने लिख लिया बैलेंस शीट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग हमें दिया हुआ है। सैलरीज, तो 45,000 की सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5,000। चलिए, तो इसका दोनों इफेक्ट ले लेते हैं और ये एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू सैलरीज कितना, 45,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000, कितना हो गया ये 50,000, ठीक है। और ये 5,000 कहाँ आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का हमारा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंडर 5,000
तो टोटल कितने आपके हो गए, 6 + 5 11,000। चलिए, तो सैलरीज भी हो गया। अब क्या बचा हुआ है, एडवर्टीजमेंट। तो 15,000 एडवर्टीजमेंट, 13,000 रेंट एंड टैक्सेस। पंद्रह हजार, 13,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 एडवर्टीजमेंट, 2 रेंट एंड टैक्सेस, 13,000। अब देखो और कुछ बचा है नहीं, सारी चीज़ें हमारी यहाँ से तो हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखो, एक बैड डेट्स वाली चीज़ बची हुई है, तो वो ले लेते हैं। 5,000 का बैड डेट्स है, सॉरी 2,000, तो हम P&L में लेके जाएंगे 2 बैड डेट्स। ये आपकी न्यू बैड डेट्स ही है ना, कितनी, 2,000। ये मैं न्यू लिख देती हूँ ब्रैकेट में। इसमें हम प्लस करेंगे क्या, क्लोजिंग प्रोविजन, और माइनस करेंगे ओपनिंग प्रोविजन। चलिए, तो 2,000 के न्यू बैड डेट्स जो हैं वो हम डेटर्स में से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि डेटर्स में से अभी वो माइनस हुए नहीं हैं। लिखा हुआ है क्लियरली क्वेश्चन में, डेटर्स इंक्लूड दीज बैड डेट्स। तो डेटर्स कितने हैं, 50,000। 50,000 में से 2,000 गए, कितने बचे, 48,000। तो 48,000 पे लगा लो कितना, 10%। तो 4,800 का आपका प्रोविजन बनना चाहिए। ठीक है, आपका क्लोजिंग प्रोविजन रहना चाहिए 4,800 का। और ऑलरेडी कितना बना हुआ है, ओपनिंग प्रोविजन कितना बना हुआ है, 13,000 का बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे -13,000। तो अब देखो आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि नेगेटिव में फिगर आने वाला है। तो 2,000 + 4,800 -13,000 कितना हो गया, -6,200। तो कभी भी हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखते हैं, हम ये 6,200 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे। मतलब हमने एक्सेस प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है और हमें क्लोजिंग प्रोविजन रखना कितना है, 4,800। तो इसलिए हम इसको क्रेडिट में जो एक्सेस प्रोविजन बना है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो बाय प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स करके आप लिख दोगे ये। तो ये आपका बैड डेट्स का पूरी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। अब बस आपका दूसरा इफेक्ट, जो एक इफेक्ट तो आपने दे दिया ऑलरेडी, जो हमने नेट फिगर निकाल लिया ये सब प्लस माइनस करके। दूसरा इफेक्ट अब आपका क्या देना बचा है, 2,000 और 4,800 का, कि आपको बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेटर्स कितने, 50,000, उसमें से 2,000 माइनस होंगे और 4,800 माइनस होंगे। तो 2,000 किस चीज़ के हैं, माइनस बैड डेट्स, और 4,800 किसके हैं, माइनस क्लोजिंग प्रोविजन। तो कितना हो गया आपका, 50,000 - 2,000 - 4,800, ये आपका हो गया 43,200, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बैड डेट्स का भी पूरा इम्पैक्ट दे दिया। तो डेटर्स भी हमने लिख लिए, ठीक है। अब क्या बचा है, अब हमारा बचा है डेप्रीसिएशन मेजरली, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं बच्चों, और उसमें ये 10,000 वाला इम्पैक्ट भी आएगा। तो ये दोनों एडजस्टमेंट अब सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 डेप्रीसिएशन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, किस किस पे लग रहा है डेप्रीसिएशन देख लो एक बार, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी
एंड फर्नीचर। चलिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना लग रहा है भाई? 2.5%। लैंड एंड बिल्डिंग देखो कहाँ पर है, ये रही लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों 98,000। तो 98,000 पे 2.5 या 2.5% लगा लो, कितना हो गया? 2450। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे आप सीधे लगा दोगे कितना? 2450। इसके बाद अभी फर्नीचर वाला कैलकुलेट कर लेते हैं जो इजी है, फिर हम मशीनरी वाले पे एंड में आते हैं। फर्नीचर पे कितना लग रहा है हमारा? 15%। तो चलो फर्नीचर पे भी लगा लो। फर्नीचर है 55,000, 55,000 पे लगा लो 15%, कितना हो गया? 8250। चलिए, उसके बाद अब बच रहा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना है 10%। अब ध्यान से, ठीक है, ये परचेजेस में वो 10,000 की नई मशीन जो खरीदी थी वो मिली हुई थी, वो हमने हटा दी, तो उसका हम अलग से डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि उसको हमने प्रॉपर बुक्स में लिया ही नहीं है अभी, है ना, उसको आज मशीनरी लिया ही नहीं है। तो जो ऑलरेडी मशीन थी हमारे पास, कितने? 2,05,000 की। तो 2,05,000, अब यहाँ पे देख लो बच्चों, मैं वर्किंग कर रही हूँ, उसको आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। तो 2,05,000 की मशीनरी पे पूरे साल का लग जाएगा, कितना हो गया? 20,500। ठीक है, और इसमें हम 10,000 की भी मशीनरी जो हमने कंसिडर नहीं की थी, हमने परचेजेस में गलती से ऐड कर दी थी, लेकिन अब माइनस कर दिए, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हम इसको मशीन में ऐड करेंगे, तो ये भी हमारी मशीनरी में ऐड हो जाएगी। अब होनी चाहिए थी, तो अब करेंगे हम। 10,000 पे 10% लगा लो, कितना हुआ? 1,000। लेकिन हमने मशीन कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर। तो इंटू 6/12 कितना हो गया? 500। तो टोटल आपका बच्चों कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 21,000। 20,500 का जो ऑलरेडी मशीनरी हमारी एग्जिस्ट कर रही थी, प्लस इस साल जो 1 अक्टूबर को 10,000 की मशीनरी खरीदी, जो गलती से परचेज में ऐड कर दी थी, उसको उधर से हटा के अब हम मशीनरी में ऐड करके उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया? 21,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे इस तरह से लिख लो तो आपको याद रहेगा। 20, इसको मैं लिख देती हूँ 21,000, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो 20,500 प्लस 500। ठीक है, क्लियर है? तो चलो अब देखो, 2450 प्लस 21,000 प्लस 8250 कितना हो गया? 31,700। तो ये आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों हम लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन को दूसरा इफेक्ट देने जा रहे हैं हम कि असेट में से माइनस करना है बैलेंस शीट में। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा है फर्नीचर। चलिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है? तीनों के डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। 2450, 21,000 और 8250। 2450, 21,000 और 8250। चलिए अब देख लेते हैं इनकी वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी कितनी? 98,000। ठीक है, और फर्नीचर कितना है? 55,000। तो यहाँ पे लिख लो 98,000, और ये हो जाएगा कितना? 55,000। तो निकालो, 98,000 में से 2450 गया, कितना बचा? 95,550। फिर 55,000 में से 8250 गया, कितना बचा वैल्यू आपके फर्नीचर का? 46,750। चलिए अब बस प्लांट एंड मशीनरी बचा है। तो प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी कितना था? 2,05,000 था, और उस 2,05,000 में हमारा 10,000 का और मशीनरी हम ऐड करेंगे जो हमने लिया था, जो गलती से परचेजेस में ऐड कर दिया था। तो कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 2,15,000।
ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया कितना, 2,15,000। तो करो 2,15,000 में से 21,000 माइनस, कितना हो गया, 1,94,000। तो ये आपका डेप्रिसिएशन का भी पूरा एडजस्टमेंट दोनों तरफ हो गया। ठीक है, हमने बैलेंस शीट में भी दे दिया और पीएनएल में भी दे दिया, और इसका भी दोनों इफेक्ट्स आ चुके हैं। परचेज में माइनस कर चुके हैं, मशीनरी में ऐड कर चुके हैं, और इस पर डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब लास्ट एडजस्टमेंट बचा है क्या, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहले पीएनएल को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही होगी बच्चों कि क्रेडिट साइड बहुत आपका कम आ रहा है और आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या होने वाला है, नेट लॉस आने वाला है। और अगर नेट लॉस आ रहा है तो मैनेजर को कमीशन मिलेगा क्या, नहीं। मैनेजर को कमीशन तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है, तभी वो बोलते हैं 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ये बोला गया है। लेकिन जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कमीशन काहे का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड को टोटल करना। 7,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 13,000 प्लस 31,700, कितना हो गया, 146,700। इसमें से माइनस करो क्रेडिट साइड, 53,000, 6,000 और 6,200। ये माइनस करने के बाद हमारा 81,500 का क्या आ रहा है, नेट लॉस। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है बच्चों। देखिए नेट लॉस 81,500, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये आपका पीएनएल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप मैनेजर्स कमीशन को नहीं लिखोगे तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या डाल दोगे, इस एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे डाल दीजिएगा आप नोट कि मैनेजर्स कमीशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट ही नहीं कमाया। ठीक है, तो नेट लॉस हुआ है तो नेट लॉस पे कोई कमीशन नहीं दिया जाता। तो चलो ये प्रॉफिट एंड लॉस नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट पे। चलिए अब बैलेंस शीट पे आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं। कैपिटल अकाउंट कितना है, 3,50,000। तो 3,50,000 है और ड्राइंग्स कितनी है, 15,000 की। तो चलिए लिख लेते हैं 3,50,000, ठीक है, और 15,000। तो यहाँ पे लिख लो कैपिटल माइनस नेट लॉस हुआ है तो इस बार लॉस माइनस होगा, कैपिटल को कम करेगा, माइनस क्या होगा, ड्राइंग्स। तो प्रॉफिट कमाएगा, मतलब प्रॉफिट होगा तो फ़ायदा भी किसका होगा, एंड में जाके प्रोप्राइटर का, और लॉस होगा तो उसको भुगतेगा भी कौन, प्रोप्राइटर। ठीक है, तो 81,500 का नेट लॉस है, वो लिख लो। चलिए तो 3,50,000 माइनस 81,500 माइनस 15,000 कितना हो गया, 2,53,500। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बस बैलेंस शीट के आइटम्स को रखना। क्या क्या बचा हुआ है देख लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स बचे 28,000 के, बस। तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधे सन्ड्री क्रेडिटर्स 28,000। इसके बाद असेट साइड देख लो क्या क्या बचा हुआ है। बस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बचा है बच्चों, कितना, 8,000 और 20,000। तो कैश एट बैंक 20,000 है और 8,000 कैश इन हैंड है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000 और 8,000। यहाँ पे लिख लेते हैं कैश एट बैंक, और यहाँ पे लिख लेते हैं कैश इन हैंड। ठीक है, सारी चीज़ें ले ली हैं, अब बस जीएसटी का इम्पैक्ट देना बाकी है। बहुत सिंपल है, हम तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं जीएसटी को सेट ऑफ करने में। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है एक बार यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं रफ में। ठीक है, एग्जाम में आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। IGST, CGST, SGST, ठीक है, और ये है हमारा आउटपुट। तो आउटपुट आपको सिर्फ IGST का ही दिया हुआ है, कितना, 15,000। तो बस ये लिख लो आउटपुट IGST 15,000।
ठीक है, बाकी किसी का भी आउटपुट नहीं दिया है। और इनपुट किस किस का दिया है, बस CGST और SGST का, IGST का कोई इनपुट नहीं दिया है, तो बस 9000 और 9000, बस ये आपको फिगर्स दिए हुए हैं, दैट्स इट। अब आपको फॉर्मूला पता है हम सेट ऑफ का क्या करते हैं, आपको रूल्स पता है। तो इनपुट IGST जो है II, ठीक है, उसको हम सबसे पहले अपने खुद के आउटपुट से एडजस्ट होता है, फिर बचता है तो आउटपुट CGST से, फिर भी बचता है तो आउटपुट SGST से। इनपुट CGST जो है सबसे पहले IC अपने खुद के आउटपुट से एडजस्ट होता है और फिर बचता है तो आउटपुट IGST से। और सिमिलरली इनपुट SGST सबसे पहले खुद के आउटपुट से एडजस्ट होता है, फिर बचता है तो आउटपुट IGST से। अब इनपुट IGST तो है ही नहीं, तो ये रूल तो पूरा ख़त्म हो गया, इससे हमें मतलब ही नहीं है। अब आ जाओ इनपुट CGST में। तो इनपुट CGST सबसे पहले खुद के आउटपुट से होता है, बट उसका खुद का आउटपुट तो है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा 9000 जो है ये किससे एडजस्ट हो जाएगा, ये आपके 15000 से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब आपका 15000 कितना बचेगा, 6000 बचेगा, 9000 15 में से एडजस्ट हो जाएगा तो ठीक है। तो अब आपका इनपुट CGST भी कुछ नहीं रहा, ख़त्म हो गया। अब आपका इनपुट SGST अपने खुद के आउटपुट से तो एडजस्ट हो नहीं सकता क्योंकि कुछ आउटपुट है ही नहीं, तो अब ये भी आउटपुट IGST से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो पूरा आउटपुट आपका कितना, 6000 पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, और उसके बाद भी आपका इनपुट कितना बचा रह जाएगा, 3000। तो 9000 आपने में से 6000 आपने आउटपुट पूरा एडजस्ट कर लिया, तो अब 3000 का SGST बचा हुआ है, और इनपुट SGST बचा है, तो मतलब वो क्या हुआ, असेट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बैलेंस शीट में इनपुट SGST, ठीक है, कितना, 3000। क्लियर हो गया। आउटपुट होता तो लायबिलिटी साइड पे आ जाता, बस इतनी सी छोटी सी बात है। चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड 253,500 प्लस 28,000 प्लस 1,53,000 प्लस 11,000 कितना हो गया, 4,45,500, ठीक है। अब इसके बाद असेट साइड का टोटल करो, 95,550 प्लस 1,94,000 प्लस 46,750 प्लस 43,200 प्लस 35,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000, तो ये भी कितना आ गया, 4,45,500। तो इस क्वेश्चन की हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर की हमारी लास्ट बैलेंस शीट ये रही, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो बैलेंस शीट आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हो रहा है फिनिश। सिर्फ आपको एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहती हूँ इस चैप्टर के लिए, बाकी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको इसका इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बुक में, ठीक है, वो एक ही, आई थिंक एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है या 2 क्वेश्चन होंगे, बस इवैल्यूएशन क्वेश्चन वाला पार्ट जो है बस वो आपको एक बार रिव्यू कर लेना है। आप बहुत ईजिली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी चैप्टर नंबर 19 के हमने एक एक बच्चों इलस्ट्रेशन, MCQs, HOTS और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सारे के सारे क्लास में डिस्कस किए हैं चुन चुन के। तो ठीक है, बिल्कुल अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चैप्टर में। अब आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट मेरे हिसाब से फील करना चाहिए। उसके बाद भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ इस चैप्टर को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि ये चैप्टर आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 19 जो है वो हो रहा है समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी के बस हमारे 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो चैप्टर नंबर 20 पे, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम पे आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।